फिर वही हुआ जिसकी सुनील को आशंका थी। एक ब्लाइंड कॉर्नर पर गाड़ी ड्राइवर्स कंट्रोल से निकल गई। दूसरी ओर से एक ट्रक आ रहा था। उससे बचने के लिए ड्राइवर ने पूरी शक्ति से उसे बाईं ओर मोड़ा। ब्रेकें चरचराई, लेकिन शायद उससे स्पीड कम नहीं हुई और गाड़ी बैरियर को तोड़ती हुई सड़क से बाहर निकल गई। क्षण भर गाड़ी हवा में उड़ती दिखाई दी और फिर धड़ाम की आवाज से 50-60 फुट गहरी खड्ड में जा गिरी। तब तक ट्रक विपरीत दिशा में काफी दूर निकल चुका था। सुनील ने अपनी मोटरसाइकिल टूटे हुए बैरियर के समीप खड़ी की और उससे उतर आया। उसने नीचे खड्डे में झांकना आरंभ किया, लेकिन गहन अंधकार के अतिरिक्त वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसी क्षण उसे पहले हल्का सा प्रकाश दिखाई दिया, जैसे कुछ सुलग रहा हो, और फिर एकदम लपटें भड़क उठी। गाड़ी में आग लग गई थी। बेचारा, सुनील बड़बड़ाया। उसी समय आग के लपटों द्वारा उत्पन्न प्रकाश में से एक और चीज दिखाई दी। जलती हुई कार से लगभग 15 फुट दूर एक मानव शरीर पड़ा था। शायद गाड़ी के खड्डे में गिरने के बाद किसी प्रकार गाड़ी का द्वार खुल गया था। ड्राइवर उसमें से चिटक कर दूर जा गिरा था। सुनील को ड्राइवर के शरीर में जरा सी हरकत दिखाई दी। अभी जान बाकी है, सुनील ने सोचा, शायद बच जाए। सुनील खड्डे में उतरने लगा। जलती हुई कार के प्रकाश में पत्थरों पर पांव टिकाता हुआ सुनील उस आदमी तक जा पहुंचा। आग की गर्मी वहां तक भी पहुंच रही थी। सुनील घुटनों के बल उसकी बगल में बैठ गया। फिर उसके दिल पर हाथ रख दिया। उसके दिल में हल्की हल्की धड़कन थी। सुनील ने उसकी बगलों में हाथ डाल दिए और उसे आग से दूर ले जाने का उपक्रम करने लगा। रुको! उसी समय उस आदमी का छीड़ सा स्वर सुनाई दिया। सुनील रुक गया। उसके होंठ कुछ कहने के लिए फड़फड़ाए, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। फिर उसने सुनील को और समीप आने के लिए संकेत किया। सुनील उसके ऊपर झुक गया। मैं मर रहा हूँ, वह छीड़ स्वर में बोला। तुम ठीक हो जाओगी, सुनील ने उसे झूठा आश्वासन दिया। लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी? तुम कार चला रहे थे या हवाई जहाज उड़ा रहे थे? सवाल मत करो। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, उसे सुनो। क्या? मेरा नाम चौधरी है। मेरी पत्नी हरनबी रोड पर डेक्स्टर हाउस के एक फ्लैट में रहती है। उसका नाम सुधा है। तुम उस तक मेरा संदेश पहुंचा दोगे? जरूर पहुंचा दूंगा। मैं सुधा के लिए 20 लाख रुपए का माल छोड़कर जा रहा हूँ। इससे मेरे बिना भी उसके भविष्य की पर्याप्त गारंटी रहेगी। हत्यारे मेरे पीछे पड़े हुए थे। ये बात उन्हें नहीं मालूम होनी चाहिए। तुम्हारी पत्नी को मालूम है वह माल कहाँ रखा है? नहीं, इसलिए तो ये सूचना उस तक पहुंचना आवश्यक हो गया है। फिर धर्मपुर में 18 नंबर खोली में हरिचंद्र नाम का एक आदमी रहता है। चौधरी हाँफने लगा। उसका 20 लाख के माल से क्या संबंध है? संबंध नहीं है, लेकिन वह उसको उसने ही हक उसके मुंह से खून की पतली सी लकीर निकली और उसके हाथ पांव ढीले पड़ गए। सुनील ने झपट कर उसके दिल पर हाथ रखा। धड़कन गायब थी। वह मर चुका था। सुनील खड़ा हो गया। उसी समय सड़क पर टूटे हुए बैरियर के पास एक कार आकर रुकी। कार में से 3 आदमी निकले और फिर तेजी से ढलान उतरने लगे। कुछ ही क्षणों में वे सुनील के सामने आ खड़े हुए। सुनील ने देखा कि यही आदमी थे जो थोड़ी देर पहले रेलवे क्रॉसिंग के दूसरी ओर बिफरे हुए खड़े थे। मर गया ये? उनमें से गंजे आदमी ने पूछा। हाँ, सुनील बोला। तिवारी, जरा देखना। गंजा अपने एक साथी से बोला। तिवारी चौधरी की लाश पर झुक गया। कई क्षण लाश में नाड़ी और दिल पर हाथ फेरते रहने के बाद बोला, मरने से पहले इसने कुछ कहा था? सवाल ही नहीं पैदा होता। सुनील लापरवाही से बोला, मेरे यहाँ पहुंचने से पहले ये एकदम दम तोड़ चुका था। एक शब्द भी नहीं बोल पाया ये। उससे व्यग्रता से पूछा, आप लोगों को इसके क्या बोलने की आशा थी? सुनील ने पूछा।
गंजा कुछ नहीं बोला। आप लोग जानते हैं इसे? सुनील ने फिर पूछा। गंजा फिर भी कुछ नहीं बोला। उसने सरसरी दृष्टि से अपने साथियों पर डाली और फिर एकदम बदले स्वर में बोला, तुम कौन हो? ये क्या सवाल हुआ? सुनील उखड़ कर बोला, मेरे से क्या वास्ता है तुम्हारा? मैंने जो पूछा जवाब दो। मैं खलीफा हारू अल रशीद हूँ। मजाक मत करो मिस्टर। वाह, तुमसे भला मैं मजाक क्यों करूँगा? तुमसे मेरा मजाक का कौन सा रिश्ता है? जीवन, तिवारी गंजे से बोला, भेजो इसे। फोटो यहाँ से, गंजा सुनील से बोला। आप लोग लाश के पास अकेले क्यों रहना चाहते हैं? गंजे ने रिवॉल्वर निकाल लिया। ये देख रहे हो? वह कठोर स्वर में बोला। हाँ। अब भी यहाँ से दफा होने से इनकार करते हो? नहीं, सुनील बोला और एकदम पीठ फेर कर चढ़ाई की और चढ़ने लगा। आधा रास्ता चल चुकने के बाद उसने घूम कर देखा, तीनों चौधरी की जेबें टटोल रहे थे। सुनील फिर चढ़ाई चढ़ने लगा। सड़क पर आकर वो ठिठक गया। जीवन वगैरह के कार के पीछे एक और एम्बेसडर गाड़ी न जाने कब 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 आ खड़ी हुई थी। उस कार की बॉडी के साथ पीठ टिका कर एक आदमी खड़ा था। उसके सिर पर फ्लैट हेड था, जिसका कोना सामने से इतना झुका था कि उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। सड़क पर वैसे भी अंधकार था। कोई एक्सीडेंट हो गया है? उस आदमी ने सुनील को देखकर पूछा। सुनील बोला। कितने आदमी थे? एक ही था। मर गया? हाँ। हुआ क्या था? वह एकदम तूफान की गति से गाड़ी चलाता हुआ आ रहा था। मोड़ पर स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं हुआ। गाड़ी बैरियर तोड़ती हुई नीचे खड्डे में जा गिरी। वह बेचारा। सुनील कुछ नहीं बोला। उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और सीट पर बैठ गया। ये बाकी लोग नीचे क्या कर रहे हैं? फेल्ट हेड वाले ने पूछा। मृत की जेबें टटोल रहे हैं। क्या? फेल्ट फेल्ट हेड वाला हैरानी से बोला। जी हाँ। आपने टोका नहीं उन्हें? टोका था। फिर? जवाब में उन्होंने मुझे मौत का परवाना दिखा दिया और आप डर कर भाग गए। और क्या करता? शहीद हो जाता। अगर आपको मेरे व्यवहार पर कोई एतराज है तो आप ऐसा कीजिए, आप तशरीफ ले जाइए नीचे और रोक दीजिए उन्हें। आपको पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। फेल्ट हेड वाला बात बदलते हुआ बोला। वही तो करने जा रहा हूँ। आप खामखा बातों में अटका दिया। सुनील ने गाड़ी को गियर में डाला और एक्सीलेटर घुमा लिया। सुनिए, फेल्ट हेड वाला व्यक्तिपूर्ण स्वर में बोला। सुनील ने ब्रेक पर पाँव रख दिया। फरमाइए, वह बोला। चौधरी ने मरने से पहले कुछ कहा था? सुनील चौंक पड़ा। यही सवाल नीचे चौधरी की लाश पर पास खड़े उन लोगों ने भी पूछा था मुझसे, संदिग्ध स्वर में बोला। फेल्ट हेड वाला चुप रहा। और फिर आप ये कैसे जानते कि मरने वाले का नाम चौधरी था? फेल्ट हेड वाला कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने जेब में एक विजिटिंग कार्ड निकाल कर सुनील की ओर बढ़ा दिया। सुनील ने विजिटिंग कार्ड को मोटरसाइकिल की हेडलाइट के सामने ले जाकर पढ़ा। लिखा था, कर्नल T.R. पिंगले, डिप्टी डायरेक्टर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, गृह मंत्रालय। सुनील के व्यवहार में से उपेक्षा एकदम उड़ गई। अभी मेरे प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करते हो? फेल्ट हेड वाला बोला। चौधरी ने केवल ये कहा था कि मैं अपनी पत्नी सुधा के लिए 20 लाख का माल छोड़कर मर रहा हूँ। कहाँ? ये तो वह बता नहीं पाया। ये बताने वाला था कि उसके प्राण निकल गए। और कुछ नहीं कहा उसने? कोई महत्वपूर्ण बात नहीं कही? तुम चौधरी की कई महत्वहीन बातें भी बताओ मुझे। और उसने हरिचंद नाम के किसी आदमी का जिक्र किया था जो धर्मपुर की 18 नंबर की खोली में रहता है। किस सिलसिले में? कहीं माल उसके पास तो नहीं रखा चौधरी ने? मैंने पूछा था, इसलिए चौधरी ने कहा था कि उसका माल से कोई संबंध नहीं था। श्योर? वेरी श्योर। आप अपने विषय में कुछ बताओ। फेल्ट हेड वाला कुछ क्षण रुक कर बोला। मेरा नाम सुनील है, सुनील कुमार चक्रवर्ती। मैं ब्लास्ट से संबंधित हूँ। रिपोर्टर हो? जी हाँ। इस एक्सीडेंट का विवरण तुम्हारे अखबार में छपेगा? हाँ। वैसे में मेरा भी जिक्र करोगे? जी हाँ। मत करना। क्यों? सुनील ने हैरानी भरे स्वर में पूछा। ये पुलिस केस है।
हत्यारों की इस पार्टी में जिनका एक सदस्य चौधरी भी मारा गया है। किन्हीं विशिष्ट कारणों से सीबीआई के लोग भी दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन हम अपनी कार्रवाई हर किसी से हर तरह से गुप्त रखना चाहते हैं। अगर पुलिस की जानकारी में ये बात आ गई कि हम भी इस लाइन पर काम कर रहे हैं, तो पुलिस के ऑफिसर हमें कुरेदना आरंभ कर देंगे कि हम लोग क्या जानते हैं और किस हद तक जानते हैं। इसलिए अच्छा यही कि हमारी सरगर्मियाँ बैकग्राउंड में ही रहें। ओके कर्नल साहब, मैं आपका जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन एक प्रार्थना मेरी भी है। क्या? जब आपको केस समाप्त हो जाए तब उसका प्रमाणिक विवरण सबसे पहले ब्लास्ट को दीजिएगा। इतनी तरफदारी तो मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन चेष्टा करूँगा कि और अखबारों के विषय में तुम्हारे अखबार को अधिक अच्छा मटेरियल मिले। थैंक यू सर। और तुम इन लोगों के पीछे पड़ने की चेष्टा मत करना। बेल्ट हेड वाला नीचे खड्डे की ओर संकेत करते हुआ बोला। ये लोग बड़े दुर्दांत हत्यारे हैं, हत्या करने से कभी नहीं चकते। मैं इन सब की लाइफ हिस्ट्री जानता हूँ। ये हमसे बच नहीं सकते। किसी विशेष कारणवश समाज के लिए इन्हें छूट दे रहे हैं, जैसे छड़ पर के लिए बिल्ली चूहे को छोड़ देती है। इन लोगों के ऊपर आने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ और रास्ते में कहीं से पुलिस को फ़ोन करके इस दुर्घटना की सूचना दे देना। वेरी वेल सर, सुनील शिष्ट स्वर में बोला। गुड बाय। फेल्ट हेड वाला बोला और अपने एम्बेसडर का द्वार खोलकर भीतर ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। उसने इंजन स्टार्ट किया और बड़ी सफाई से गाड़ी का यू टर्न देने के बाद राजनगर की ओर चल दिया। एक सवाल हथौड़े की तरह सुनील के मस्तिष्क में बज रहा था। कर्नल पिंगले को यह कैसे पता लगा कि चौधरी एक कार दुर्घटना का शिकार हो गया था? गाड़ी दूर होती जा रही थी। एक सुनील ने जेब से कागज का छोटा सा टुकड़ा और पेंसिल निकाली और कर्नल पिंगले की कार का नंबर नोट करने लगा। अभी उसने नंबर लिखा ही था कि पिंगले की गाड़ी रुकी। फिर वो बड़ी तेजी से बैक गियर में चलती हुई सुनील के पास आकर रुक गई। मेरी गाड़ी का नंबर नोट करने का कोई लाभ नहीं होगा, बरखुरदार। बेल्ट हेड वाला खिड़की में से निकाल कर सुनील से बोला। ये सीबीआई की गाड़ी है और उसका नंबर दिन में 4 बार बदलता है। अगले ही क्षण गाड़ी फिर स्टार्ट हो गई और काली और अंधेरी सड़क पर फर्राटे बनने लगी। सुनील खिसियाया सा हाथ में कागज का टुकड़ा लिए खड़ा रहा। फिर उसने उस कागज के टुकड़े को गोली से बनाई और उसे सड़क पर फेंक दिया। सुनील गंजे और उसके साथी की कार के पास आया और भीतर झांकने लगा। भीतर कुछ भी नहीं था। फिर उसने भीतर हाथ डालकर डैशबोर्ड में बने खाने को खोला। भीतर एक रिवॉल्वर और विस्की की बोतल रखी थी। सुनील ने खाना बंद कर दिया। फिर सुनील ने गाड़ी का नंबर देखा। उसने सड़क पर से वह कागज की गोली उठाई जिस पर उसने कर्नल की कार का नंबर लिखा था। उसने मुड़े तोड़े कागज को दोबारा खोला। उसी की दूसरी ओर कार का नंबर भी लिख दिया। उसने कागज जेब में रख लिया। उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और वापस राजनगर की ओर उड़ चला। रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर उसे पब्लिक टेलीफोन बूथ दिखाई दिया। सुनील की मोटरसाइकिल बूथ के समीप पहुंची। बूथ से उसने पुलिस का नंबर डायल किया। दूसरी ओर आवाज़ आती ही उसने सिक्के डाल दिए और बोला, हेलो हेलो। यस, दूसरी ओर से आवाज़ आई। आई वॉन्ट टू रिपोर्ट एन एक्सीडेंट। सुनील बोला। फरमाइए, दूसरी ओर से तनिक सतर्क स्वर सुनाई दिया। मैं भी विशालगढ़ की ओर से आ रहा था। राजनगर के बाहर रेलवे क्रॉसिंग से लगभग 3 मील इधर से जो ब्लाइंड कॉर्नर है, उसके पास खड्ड में एक कार गिर गई है। कार में आग लग गई है। कार में केवल एक आदमी था, वह मर चुका है। आपको कैसे मालूम? मैंने नीचे जाकर देखा था और यह कि उस समय 3 आदमी लाश की तलाशी ले रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? रुडोल्फ हिटलर। और सुनील ने फ़ोन बंद कर दिया। वह वापस मोटरसाइकिल पर आ बैठा। वह जानता था कि अगर उसने पुलिस को अपना नाम वगैरह बता दिया होता तो आज की
सारी रात पुलिस की तफ्तीश और क्रॉस एग्जामिनेशन में गुजर जाती। डेक्स्टर हाउस एक 6 मंजिली आलीशान इमारत थी। सारी इमारत में केवल रेसिडेंशियल फ्लैट्स ही थे। इमारत का आर्किटेक्चर विदेशी अपार्टमेंट हाउसों जैसा था। सुनील ने मोटरसाइकिल पार्किंग खड़ी की और इमारत के कंपाउंड में घुस गया। मिस्टर चौधरी का फ्लैट कौन सा है? उसने इमारत से बाहर निकलते हुए एक आदमी को रोककर पूछा। कौन चौधरी? जिनकी पत्नी का नाम सुधा है। सुनील उलझन भरे स्वर में बोला। चौधरी का पूरा नाम तो उसे मालूम ही नहीं था। वह आदमी कुछ क्षण संदिग्ध नेत्रों से सुनील की ओर घूरता रहा, फिर कुछ शर्म बोला। दूसरी मंजिल पर दाईं ओर। सुनील इमारत में घुस गया। ऑटोमेटिक लिफ्ट द्वारा वह दूसरी मंजिल पर पहुंचा। गलियारे के दाईं ओर का एक द्वार था जिस पर लिखा था यूके चौधरी। सुनील ने कॉल बेल के पुश पर उंगली रख दी। भीतर कहीं घंटी बजने का मध्यम स्वर सुनाई दिया, लेकिन द्वार नहीं खोला। लगभग 2 मिनट बाद सुनील ने कॉल बेल फिर बजा दी। द्वार फिर भी न खोला। इस बार भीतर किसी की उपस्थिति का स्पष्ट आभास मिला। दूसरी ओर से वस्त्रों की सरसराहट और सांस लेने का स्वर स्पष्ट सुनाई दे रहा था। सुनील ने इस बार कॉल बेल के पुश पर उंगली रखी और फिर हटाई ही नहीं। सुनील लगातार घंटी बजती रही। भीतर लगातार घंटी बजती रही। उसी क्षण एक झटके से द्वार खुला। सुनील ने घंटी बजानी बंद कर दी। एक आदमी तेजी से बाहर निकला और लंबे डग भरते हुए गलियारे में आगे बढ़ गया। अगली क्षण वो दृष्टि से ओझल हो गया। सुनील ने उसके चेहरे पर एक झलक देखी थी, लेकिन इतने में वह उसे पहचान गया था। वह वही गोरा चिट्टा आदमी था जिसे पिछली रात चौधरी की लाश के पास गंजे ने तिवारी के नाम से संबोधित किया था। सुनील की दृष्टि वापस द्वार की ओर घूम गई। द्वार पर केवल एक हाउस कोट पहने एक अनिद्य सुंदरी खड़ी थी। द्वार पर केवल एक हाउस कोट पहने एक अनिद्य सुंदरी खड़ी थी। उसका चेहरा राख की तरह सफेद दिखाई दे रहा था। आंखों में भय की स्पष्ट झलक थी। यस, वह अस्थिर स्वर में बोली। मैं यहाँ मिसेस चौधरी से मिलने आया था। सुनील ने उसके कांपते हाथ पैरों का लक्ष्य करते हुए बोला। फरमाइए, मैं ही मिसेस चौधरी हूँ। आप इतनी घबराई हुई क्यों है? सुनील ने पूछा। उसकी पिछली दृष्टि द्वार के बाहर गलियारे में घूम गई, जैसे अब भी भय था कि वह आदमी वापस न आ जाए। वह आदमी कौन था? उसे छोड़िए। लापरवाही दिखाने का असफल प्रयत्न करती बोली। आप बताइए, आप कौन है? यहीं द्वार पर खड़े खड़े। प्लीज कम इन। वह रास्ता छोड़कर एक और हटती हुई बोली। सुनील भीतर घुस गया। उसने द्वार बंद कर दिया। तशरीफ रखिए। वह एक सोफे की ओर संकेत करती हुई बोली। थैंक यू। सुनील सोफे पर ढेर होता हुआ बोला। फरमाइए। वह भी उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। उसके हाउस कोट के नीचे का भाग सामने से वी की शक्ल में खुल गया और उसमें से उसकी सुडौल टांगे दिखाई दे रही थी। सुनील की दृष्टि वहीं टिकी देखकर वह नर्वस हो उठी। उसने हाउस कोट का पल्ला टांगों पर फैला दिया। प्लीज डोंट माइंड माई अपीयरेंस, वह बोली। मैं दरअसल 10 बजे के बाद सोकर उठने की आती हूँ। आज अभी 8 ही बजे हैं और आपकी नींद में खलल उस आदमी ने डाला था जो अभी भी यहाँ से गया है। उसे गोली मारी है, वह खोखले स्वर में बोली। वह तिवारी के आगमन को एकदम महत्वहीन जताना चाहती थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव उसका साथ नहीं दे रहे थे। तिवारी की याद आते उसके शरीर में झुरझुरी सी दौड़ जाती थी। उससे गोली मारी है, वह फिर बोली। आप अपने आने का कारण बताइए। मेरा नाम सुनील है। सुनील बड़ी सावधानी से एक एक शब्द का चयन करता हुआ बोला। मेरे पति के कोई मित्र? नहीं, वह कठिन स्वर में बोला। तो फिर? मैं आपके पति से केवल एक बार ही मिला हूँ, और वह भी बेहद गलत मौके पर, नितांत अजनबी के रूम में। उस छोटी सी मुलाकात में ही आपके पति ने मुझ पर बड़ी जिम्मेदारी डाल गए हैं। मैं आपका मतलब नहीं समझी सुधा जी। वो क्या है कि
आप मेरा नाम भी जानते हैं? वह आश्चर्य भरे स्वर में बोली। हाँ, मुझे चौधरी ने बताया था। खैर, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपके लिए मैं आपके लिए एक बहुत दुखपूर्ण समाचार लाया हूँ। ओह, तो आप भी यही कहने आए हैं? क्या मतलब? सुनील हैरान होकर बोला। आप मेरे लिए दुखपूर्ण समाचार लाए ना कि कल रात मेरे पति एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। आप पहले से ही जानती हैं? सुनील और भी हैरान हो उठा। हाँ, और सुनील साहब, ये ना तो मेरे लिए समाचार है और ना ही दुखपूर्ण है। समाचार ये इसलिए नहीं है कि क्योंकि पिछली रात को 12 बजे मुझे पुलिस ने लाश की शिनाख्त के लिए मोर्ग में बुलाया था। मेरे पति की जेब में मिले कुछ कागजों के कारण ही पुलिस मुझ तक पहुंच पाई थी। मुझे मोर्ग से 2:30 बजे घर आने दिया गया था। पुलिस ने आपसे क्या पूछा था? जमाने भर की बकवास। वही, वहाँ कोई प्रभुदयाल नाम का सिरफरा इंस्पेक्टर था जो एक एक सवाल कम से कम 10-10 बार पूछता था मुझसे। मेरे पति की जेब में 13 तारीख का अर्थात कल का डॉक्टर शर्मास नर्सिंग होम का बिल निकला था, जिसके बारे में मुझसे इतने सवाल किए गए थे कि मेरे जी चाहते थे उसका मुंह नोच लूं। उस बिल के बारे में क्या पूछा था इंस्पेक्टर ने? ये कि किस सिलसिले में था, मेरे पति का उस नर्सिंग होम से क्या संबंध था, उन्हें क्या बीमारी थी। ये बातें तो वो बड़ी आसानी से नर्सिंग होम से पूछ सकता था। मैंने कहा था कि उससे, लेकिन ये वह कहता था कि नर्सिंग होम से तो वह पूछेगा ही, साथ साथ ही मुझसे भी पूछना चाहता था। खैर, अपने पति की मृत्यु का समाचार आपके लिए दुखपूर्ण क्यों नहीं है? क्योंकि जिस ढंग से जिंदगी मेरे पति गुजार रहे थे, उसमें उनका जीवित रह पाना एक अजूबा था, मर जाना नहीं। अगर वे कार एक्सीडेंट में न मरते तो पुलिस की गोली खाकर मरते, पुलिस की गोली से बच जाते तो फांसी के फंदे भेंट चढ़ते। मौत तो उनकी निश्चित ही थी। मौत तो उनकी निश्चित थी। आप उनके अपराधपूर्ण जीवन के विषय में जानती थी, फिर भी आपने कभी टोका नहीं। बहुत टोका, बहुत मनाया, लेकिन मेरी सुनता कौन था? सुधा अब तक स्वयं को काफी व्यवस्थित कर चुकी थी। अब उसके चेहरे पर भय के लक्षण नहीं थे, न ही उसका शरीर कांपना था। अब उसके व्यवहार में एक वास्तविक लापरवाही झलकने लगी थी। जो आदमी अभी कुछ देर पहले आपके फ्लैट में से निकल कर गया था, आप उसे जानती हैं? मैं उसे जानती नहीं हूँ, सुधा बोली। तिवारी का जिक्र दोबारा आते ही उसके शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। तो फिर? वह भी मेरे पास मेरे पति की मृत्यु का समाचार लेकर ही आया था। वह कहता था कि मेरे पति का बिजनेस एसोसिएट था। उसके कथनानुसार मेरे पति मरने से पहले उसे बता गए थे कि मेरे पास 20 लाख रुपए छोड़े जा रहे थे, जिसमें 10 लाख रुपए मेरे लिए और 10 लाख उस आदमी के लिए। जबकि हकीकत यह है कि मुझे अपने पति की सूरत देखे हुए एक सप्ताह से अधिक हो चुका था। फिर जब मैंने इस बात से इनकार किया कि मेरे पति मेरे पास पिछले दिनों कोई 20 लाख रुपए छोड़ कर गए थे, वह मेरे साथ बड़ी बुरी तरह पेश आने लगा। जब मैंने इस बात से इनकार किया कि मेरे पति मेरे पास पिछले दिनों कोई 20 लाख रुपए छोड़ कर गए थे, और वह मेरे साथ बड़ी बुरी तरह पेश आने लगा। वह बोला कि मैं झूठ बोल रही थी, और अब जबकि चौधरी मर चुका है, मैं सारा माल खुद पचा जाना चाहती थी। फिर उसने फ्लैट की एक एक चीज की तलाशी ली, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वह और भी भड़क उठा। उसने रिवॉल्वर निकाल लिया और मुझे धमकाने लगा कि अगर मैं नहीं बताऊंगी तो माल कहाँ रखा था तो वह मुझे जान से मार डालेगा। उसी समय आपने कॉल बल बजा दी, मेरी जान बच गई, वरना पता नहीं वो मुझे कितनी बुरी तरह टॉर्चर करता है। देखो सुधा, सुनील गंभीर किंतु अपनात्म भरे स्वर में बोला, उस आदमी का नाम तिवारी था। वह जीवन नाम का एक गंजा आदमी और एक अन्य चपटी नाक वाला आदमी, ये तीनों शायद तुम्हारे पति के अपराधी जीवन के साथी थे।
यही तीनों आदमी कल रात चौधरी का पीछा कर रहे थे। चौधरी उनसे जान छुड़ाकर भाग रहा था और इसी चक्कर में वह कार दुर्घटना का शिकार हो गया था। मैं उस समय वहीं था। मरने से पहले चौधरी ने उन्हें 20 लाख रुपयों का जिक्र मुझसे भी किया था। उसने कहा था कि वह तुम्हारे लिए 20 लाख रुपए छोड़कर मर रहा था, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं था कि रुपया कहाँ था। इससे पहले कि धन छिपाने के स्थान पर मुझे बता पाता, उसके प्राण निकल गए थे। उसके थोड़ी देर बाद ही ये तीनों आदमी वहाँ पहुँचे थे। मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि चौधरी ने मुझसे 20 लाख रुपए के माल का जिक्र किया था। बाद में उन्होंने मुझे वहाँ से भगा दिया था और सम चौधरी की जेबें टटोलने लगे थे, लेकिन शायद उन्हें वहाँ से कोई सुराग नहीं मिलता, इसलिए वो तुम पर चढ़ दौड़े थे। तिवारी का यहाँ आने का तात्पर्य यह था कि वह किसी प्रकार डरा धमका कर या तुम्हें आधे धन का लालच देकर तुमसे जान लेना चाहता है कि माल कहाँ था। लेकिन उन लोगों को माल से क्या वास्ता है? इतनी सी बात नहीं समझती तुम? इन चारों ने मिलकर शायद कहीं इकट्ठा हाथ मारा होगा, जिसमें 20 लाख का माल इनके हाथ लगा होगा। आपके पतिदेव ने माल अकेले हड़प करने की कोशिश की होगी, लेकिन उनका हिस्सा उनका सिक्का नहीं चला होगा। चौधरी माल के साथ भागना चाहता होगा, लेकिन ये लोग चौधरी के दुश्मन हो गए होंगे। इसी चक्कर में चौधरी मारा गया और माल किसी के हाथ भी नहीं लगा। लेकिन माल गया कहाँ? दैट्स द पॉइंट, दैट्स द होल पॉइंट। माल कहाँ है? सुनील हाथ फैलाकर बोला। लेकिन सुनील, सुधा ऐसे शर्म बोली जैसे सुनील को वर्षों से जानती हो। वह तो चोरी का माल है। मान लो कि वह मुझे इस फ्लैट में यहाँ जहाँ भी मेरे पति ने रखा मिल भी जाता तो मेरा थोड़ी ही हो जाएगा। एक तरीके से तुम्हारा हो सकता है। कौन सा तरीका? तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए 20 लाख का माल छोड़ा है। मैं इसका गवाह हूँ। अगर वह माल मुझे मिल जाता है और कोई ये दावा नहीं करता कि साथ में सिद्ध नहीं हो पाता कि वह चोरी का माल है और उसका वास्तविक अधिकारी कोई और है, तो चौधरी की उत्तराधिकारिणी के रूप में तुम उस धन की स्वामिनी होगी। अगर तुम्हें कोई ऐसा धन मिल जाता है तो तुम उसका ढिंढोरा तो पीटोगी नहीं। फिर किसी को मालूम कैसे होगा कि तुम किस असाधारण रकम की स्वामिनी बन गई हो? मतलब ये हुआ कि अगर कोई वाकई मेरे पति ने ऐसी कोई रकम छोड़ी है, मैं उसे खोज भी निकालती हूँ, तो मैं उसकी स्वामिनी हो सकती हूँ। हाँ, सुधा का चेहरा चमक उठा। बशर्ते कि चौधरी के बाकी साथी तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दें। सुधा चिंतित हो उठी। क्या इन लोगों से बचने का कोई तरीका नहीं हो सकता? फिर वह बोली, स्थायी तरीका तो ये हो सकता है कि इन लोगों को विश्वास हो जाए कि धन के विषय में वाकई तुम कुछ नहीं जानती हो, जो वे कभी मांगेंगे नहीं। दूसरा तरीका यह है कि कुछ दिनों के लिए तुम ये फ्लैट छोड़ दो और किसी ऐसी भीड़ भरी जगह पर जाकर रहो जहाँ पर तुम कभी किसी को अकेली ना मिल पाओ। जैसे कोई बड़ा होटल। जिस सहूलियत से तिवारी यहाँ तुम्हारे फ्लैट की घंटी बजाकर भीतर घुस गया था, वह उसे वहाँ प्राप्त नहीं हो पाएगी। यहाँ तो अगर तुम्हारा कत्ल भी कर जाता तो किसी को पता नहीं लगता। कौन से होटल में जाना चाहिए मुझे? स्विस में चली जाओ, वहाँ वैसों भी घनी आबादी में है। ओके, तुम्हारी आर्थिक स्थिति कैसी है? क्या मतलब ये कि स्विस बहुत महंगा होटल है, शायद वहाँ तुम्हें काफ़ी दिन रहना पड़े। वहाँ का खर्चा उठा सकोगी तुम? मिस्टर सुनील, मेरा पति अपराधी जरूर था, लेकिन मूर्ख नहीं था। उसे मालूम था कि उसके अपने भविष्य की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी का भविष्य की गारंटी होनी चाहिए थी। बैंक में मेरे नाम 1 लाख रुपया जमा है और इस फ्लैट की स्वामिनी भी हूँ। फिर ठीक है, सुनील संतुष्ट स्वर में बोला। वैसे सुनील साहब, आपके ख्याल से मेरे पति ने धन कहाँ छुपाया होगा? इससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या? तुमने अभी कहा था कि चौधरी को इस फ्लैट में आए 1 सप्ताह से अधिक हो चुका था।
मैंने ये कब कहा था? क्या? सुनील हैरानी से बोला। अभी तो कहा था तुमने। मैंने कहा था कि मुझे अपने पति की सूरत देखे 1 सप्ताह हो चुका है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं सारा दिन फ्लैट में ही थोड़ी थोड़ी ही बैठे रहती हूँ। मेरी भी सोशल लाइफ है, मेरा अपना सोशल सर्कल है। अगर मेरी अनुपस्थिति में मेरे पति यहाँ आए और यहाँ आए भी होंगे तो क्या पता चल क्या मुझे क्या पता लगेगा? चौधरी के पास भी इस फ्लैट की चाबी थी? हाँ। और तुम्हारे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं होता होता कि तुम्हारी अनुपस्थिति में चौधरी यहाँ आया था? केवल अनुमान ही लगाया जा सकता था, फ्लैट में उत्पन्न किसी अवस्था को देखकर। कल दिन में तुम कहीं गई थी? कल मैं बेकेट का नून शो देखने गई थी, लगभग 5 बजे वापस लौटी थी। फिर तो संभव है कि चौधरी तुम्हारी अनुपस्थिति में फ्लैट में आया हो। संभव है, सुधा ने अनुमोदन किया। तुम्हें फ्लैट की हालत में ऐसा लगा था जैसे चौधरी आया हो? हाँ। किचन में परकुलेटर अपने स्थान पर नहीं था और सिंक में एक जूठा कप रखा था। फिर तो इस बात की पूरी संभावना कि माल इसी फ्लैट में है। लेकिन वह आदमी जिसका नाम तुमने तिवारी बताया, वहाँ का कोना कोना छान गया है। अगर कुछ होता तो उसे जरूर दिखाई दे जाता। वह नया आदमी था। तुम अरसे से इस घर में रह रही हो। ऐसे बहुत से स्थान होंगे जहाँ उसकी नज़र नहीं पड़ी होगी, लेकिन तुम्हारी पड़ सकती है। तुम पूरे फ्लैट को यूं टटोल डालो जैसे कोई सुई की तलाश कर रही हो। अच्छा। दूसरी संभावना यह भी है कि शायद चौधरी ने माल किसी बैंक के लॉकर में रख दिया हो। ऐसी सूरत में संभव है तुम्हें लाकर चाबी या उस तथ्य की ओर संकेत करने वाला कोई सूत्र प्राप्त हो जाए। मैं देखूंगी, लेकिन आज अंधेरा होने के कारण तुम ये फ्लैट छोड़ देना। अंधेरा होने से पहले ही लेकिन आज अंधेरा होने से पहले तुम ये फ्लैट छोड़ देना। अच्छा। और जब जितनी देर यहाँ रहो किसी अजनबी आदमी को द्वार मत खोलना। अच्छा। मैं शाम को तुम्हें होटल में मिलूंगा। ओके। सुनील की दृष्टि फिर सुधा की नग्न टांगों पर पड़ने लगी। सुधा ने उसकी दृष्टि पर रुक देखा तो एकदम नर्वस होकर उठ खड़ी हुई। मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। वह हाउस कोट को अपने शरीर के आसपास मजबूती से लपेटती हुई बोली। कोई ज़रूरत नहीं है, सुनील उठता हुआ बोला। मैं जा रहा हूँ। उसी समय फ़ोन की घंटी बज उठी। सुधा ने आगे बढ़कर फ़ोन उठा लिया। हेलो, वह बोली। यस स्पीकिंग। आप कौन है? लेकिन आप हैं कौन? कर्नल पिंगले, डिप्टी डायरेक्टर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन आप मेरे से क्या पूछना चाहते हैं? फ़ोन पर कुछ नहीं बता सकते। लेकिन आपका ऑफिस कहाँ है? मुझे कहाँ आना होगा? बहुत अच्छा, मैं आ जाऊंगी। 12:30 बजे गाड़ी भेज दीजिएगा। ओके। सुधा ने रिसीवर रख दिया। कौन था? सुनील ने पूछा। कोई कर्नल पिंगले थे, सीबीआई डिप्टी डायरेक्टर। मेरे से कुछ बातें करना चाहते हैं। किस विषय में? ये तो उन्होंने बताया नहीं। कल रात मैं भी कर्नल पिंगले से मिला था। सीबीआई के आदमी बी चौधरी और उसके साथियों के विषय में तफ्तीश करवा रहे हैं। शायद कर्नल साहब तुमसे चौधरी के विषय में कुछ पूछेंगे। मिल आओ, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, जाना कहाँ है? वह तो उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने कहा कि 12:30 बजे उनके डिपार्टमेंट की गाड़ी मुझे लेने आ जाएगी। सुनील चुप रहा, फिर वह उठ खड़ा हुआ। मैं जाता हूँ, वह बोला। ओके। सुधा भी उठती बोले। थैंक यू फॉर टेकिंग इंटरेस्ट इन माई अफेयर्स। डोंट मेंशन दैट। फिर फ्लैट से बाहर निकल के आया। सुनील ने एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से यूथ क्लब में फ़ोन किया। दूसरी ओर लगातार कितनी देर तक घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। सुनील जानता था कि सुबह के समय बूथ क्लब में पीबीएक्स बोर्ड ऑपरेटर नहीं होती थी, लेकिन रात को जाने से पहले वह बोर्ड से रमाकांत की लाइन डायरेक्टर
कर जाती थी और रमाकांत रात को देर तक जागने रहने के कारण दिन के 12 बजे सोता था। अंत में दूसरी ओर से रिसीवर को क्रैडल से उठाए जाने का स्वर सुनाई दिया। फिर रमाकांत ने अलसाए स्वर में उत्तर दिया, हेलो। रमाकांत, सुनील शहद जैसे मीठे स्वर में बोला, मैं सुनील बोल रहा हूँ। सुनील, रमाकांत सच्चे स्वर में बोला, कहाँ से बोल रहे हो? हरनबी रोड से। मतलब ये कि राजनगर में ही हो? हाँ। लेकिन तुम कहाँ मर गए थे? मैं विशालगढ़ गया था। क्यों? एक केस के सिलसिले में मलिक साहब ने भेजा था। कैसा केस था? वह अखबार से संबंधित मामला था, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। लेकिन तुम किसी को बताकर क्यों नहीं जाते कि तुम कहाँ जा रहे हो? मामला ये ऐसा था कि बताने का मौका नहीं मिला था। मैंने प्रमिला से पूछा था, वह बोली उसे नहीं मालूम था कि तुम कहाँ थे। तुम्हारे दफ्तर वालों को भी कुछ नहीं बताया। यहाँ तक कि इस बार तो पुलिस सुपरिटेंडेंट राम सिंह से पूछा कि शायद इस बार भी तुम पिछली बार की तरह हांगकांग में या कहीं और न पलायन कर गए हो। रोज प्रमिला को फ़ोन करता था मैं। कल रात किया था? बस कल ही नहीं किया, क्योंकि कल मैं आज गया था। सुनील, आजकल क्लब में बड़े मास्टरपीस प्रोग्रामों की सीरीज चल रही है। तफरी का सिलसिला रात के कम से कम 2 बजे तक चलता है। राजनगर की एक क्लास चीज़ें आजकल यूथ क्लब में आ रही हैं। बाय गॉड, तुम्हारा अभाव बेहद खलता है। अच्छा। हाँ, यार लोग बहुत याद करते हैं तुम्हें। आज रात उस सीरीज का आखिरी प्रोग्राम है, जरूर आना। यूथ क्लब के हुलिये बदले दिखाई देंगे तुम्हें। मैं जाऊंगा, जरूर आना। और दूसरी ओर से रिसीवर क्रेडल पर पटक के जाने का सुनाई दिया। हेलो हेलो, सुनील जोर से चिल्लाया। हेलो रमाकांत। लेकिन कौन सुनता था? दूसरी ओर से रमाकांत ने लाइन काट दी थी। सुनील ने यूथ क्लब का नंबर दोबारा डायल किया। पहली बार की तरह कितनी देर घंटी बजने के बाद रमाकांत ने फ़ोन उठाया। हेलो, उसका स्वर सुनाई दिया। रमाकांत, सुनील जला है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? क्या हो गया है? तुमने लाइन क्यों काट दी थी? मैंने लाइन काट दी थी? उसका हैरानी भरा स्वभाव स्वर सुनाई दिया। और क्या मैंने लाइन काट दी थी? साला पहले ही अपना ढोल बजाते रहे और जब मेरे बोलने की बारी आई तो रिसीवर रख दिया। अच्छा, तुम होश में तो हो? होश में होश में ही तो नहीं हूँ प्यारियो। रात बहुत पी गया था, अभी तक खुमार बाकी है। मैंने तो ये सोचकर रिसीवर रख दिया था कि तुम्हें फ़ोन किया था और कुछ मैंने कह चुका था। खैर, अब तुम ये बोलो कि कोई गंभीर बात सुनने के लायक हो या नहीं? होश में हो या नहीं? मैं पूरे होश में हूँ, तुम कहो। एक केस है। केस तो खैर होगा ही। केस ना होता तो तुम फ़ोन थोड़ी ही करते। इस बार किसका कल्याण कर रहे हो? किसी का नहीं। इस बार तो अपना और अपने अखबार का ही कल्याण कर रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि विशालगढ़ से आते समय कल रात में एक पखेड़े में फंस गया था। मामला मुझे कुछ दिलचस्प लगा था, इसलिए उत्सुकतावश ही उस पर काम करने लगा हूँ। अखबार के लिए एक सेंसेशनल चीज़ मिलने की आशा में। किस्सा क्या? संक्षेप में फ़ोन पर ही सुन लो, डिटेल में फिर सुनाऊंगा। कहो। सुनील ने सारा किस्सा क्या सुनाया। ये तो ढेर सारे माल का मामला है। सारी बात सुन चुकने के बाद रमाकांत का स्वर सुनाई दिया। हाँ, तुम्हारे ख्याल से मरने वाला माल कहाँ रख गया होगा? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। जिस हरिश्चंद्र का जिक्र चौधरी ने किया था, कहीं कहीं चौधरी का माल उसके पास तो नहीं छोड़ गया है। यह भी एक बात है जिसकी तफ्तीश तुमने करवानी है।
अच्छा, हरिचंद धर्मपुरे के 18 नंबर की गली में रहता है। तुम उसके पास उस तुम उससे ये पता लगाने की चेष्टा करो कि चौधरी से उसका क्या संबंध था और वह चौधरी को कैसे जानता था। हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर शर्मा के नर्सिंग होम का एक बिल चौधरी के जेब जेब में मिला था। उस पर कल की 13 तारीख थी। तुम ये पता लगवाओगे कि चौधरी वहाँ कब और किस सिलसिले में गया था और उसने वह बिल किन डॉक्टरी सेवाओं के अंतर्गत अदा किया था। हो जाएगा। शायद ये काम इतनी आसानी से ना हो पाए। क्यों? इस एंगल पर पुलिस भी काम कर रही है। शायद उन्होंने नर्सिंग होम के स्टाफ को ये चेतावनी दी होगी कि इस मामले में किसी के सामने जुबान न खोलें। चिंता मत करो। रमाकांत का गर्व और आत्मविश्वास भरा स्वर सुनाई दिया। रमाकांत के हथकंडों के आगे गूंगे भी जवान खोल देते हैं। तीसरी बात यह कि चौधरी की पत्नी सुधा हरनबी रोड पर स्थित डेक्स्टर हाउस के एक फ्लैट में रहती है। जिस कर्नल पिंगले से मैंने अपनी मुलाकात का जिक्र किया उसने सुधा को बातचीत के लिए वहीं बुलाया है। लेकिन उसने सुधा को ये नहीं बताया कि उसे जाना कहाँ है। अभी 12:30 बजे एक कार सुधा को लेने के लिए आने वाली है। मुझे संदेह कि कहीं वह सुधा को फंसाने की चौधरी के साथियों की चाल ना हो। तुम्हारा मतलब है कि कर्नल पिंगले के नाम से वो टेलीफोन कहीं चौधरी के साथियों ने न किया हो। हाँ, लेकिन उन्हें क्या पता कि कर्नल पिंगले कौन है। विशेष रूप से इतना बड़ा संयोग कैसे हो सकता है कि उन्होंने भी उसी आदमी का नाम सुना जो कुछ देर पहले स्वयं तुमसे मिल चुका हो। मैंने भी ये बात सोची थी और सच पूछो तो इसी धारणा के अंतर्गत मैंने सुधा को कर्नल से मिल जाने की राय भी दी थी। लेकिन फिर भी मैं उसकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम करता हूँ। इंतजाम तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी इसमें इतनी क्या दिलचस्पी है और तुम उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो? मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ प्यारेलाल। आई कांट सी अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस। एक दिन ऐसे ही किसी डैमसेल इन डिस्ट्रेस के चक्कर में जान से हाथ धो बैठोगे। उससे अधिक हसीन मौत क्या हो सकती है? एक दिन मरना तो है ही। फिलहाल सभी छोड़ो, काम की बात करो। सुधा के पीछे अपने कम से कम 2 आदमी लगा दो। 12:30 बजे जो कार उसे लेने आए उन्हें उसका पीछा करना है। जिस स्थान पर सुधा को ले जाया जाए, अगर वहाँ उसे असाधारण देर लगती दिखाई दे या किसी गड़बड़ का आभास मिले तो समूह किसी बखेड़े में फंसने के स्थान पर फौरन पुलिस को फोन कर दें। रमाकांत, ये बात मार्क कर लो। उन्हें फिल्मी हीरो की तरह सुधा को शत्रुओं के पंचे से छुड़ाने का उपक्रम करने की आवश्यकता नहीं है। मैं दिनकर और जौहरी को सुधा के पीछे भेजने वाला हूँ। तुम जानते हो कि वे बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है? और कुछ? और एक कार का नंबर नोट कर लो। तुम्हें पता लगाने की वो कार किसके नाम रजिस्टर है। बोलो। बोलो। RLR 943। ये कौन सी कार है? ये वह कार है जिस पर चौधरी के साथी सवार थे। और कुछ? बस। सुनील, कुछ खामोशी के बाद रमाकांत का स्वर सुनाई दिया। कल के अखबार में तुम्हें याद है सेठ की गुजरमल की हत्या का वर्णन था? हाँ, याद है। सेठ विशालगढ़ एक्सप्रेस से फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में मारा पाया गया था। उसके सीने में 2 गोलियां लगी थी। उसके सामान में से सुना एक नीले रंग की अटैची गायब थी। सेठ के एक नौकर का कथन है कि सेठ उस रात कम से कम 20 लाख रुपए माल लेकर सफ़र कर रहा था और माल संभवतः उस अटैची में था, क्योंकि सेठ उस अटैची को किसी के हाथ नहीं लगाने देता था।
तुम यही कहना चाह रहे हो न कि कहीं सेठ का 20 लाख का माल चौधरी और उसके साथियों की फसाद की जड़ नहीं बना हुआ था? क्या ये संभव नहीं है? बहुत संभव है। मैं भी करने से कर ये बात पहले सोच चुका हूँ। और चौधरी और उसके साथियों की ये सरगर्मी आरंभ भी सेठ की हत्या के बाद हुई थी। रमाकांत चुप रहा। ओके देन, सुनील बोलो, मैं आज शाम को फ़ोन करूँगा। फ़ोन नहीं, खुद आना। अच्छा। एकाएक सुनील को एक ख्याल आया। है रमाकांत, रमाकांत, हेलो। वह उत्तेजित स्वर में बोला। क्या हो गया? क्या टेलीफोन के बूथ में आग लग गई है? रमाकांत, एक और कार का नंबर नोट कर लो। बोलो। RLR 2124। ये कर्नल पिंगले की कार का नंबर है। कर्नल कहता था कि CBI कारों के नंबर दिन में 4 बार बदलते हैं, अर्थात ये नंबर वास्तव में कर्नल की कार का नहीं है। अगर CBI की गाड़ियों पर दिन में 4 बार गलत नंबर प्लेट लगाई जाती है तो कभी कभी तो ऐसा संयोग होगा कि उनका नकली नंबर किसी दूसरे की कार के नंबर से मिल जाता हो। जरा पता लगाओ कि ये किसकी कार का नंबर है। मजाक रहेगा। मजाक तो तब रहता अगर ये नंबर मेरी कार के नंबर से मिल मिल जाता। अब भी कोई बात अब भी कोई बात तो हो सकती है। तुम पता तो लगाना। ओके। सुनील ने रिसीवर हुक पर लटका दिया और बाहर निकल आया। अगले ही क्षण वह ब्लास्ट के दफ्तर की ओर उड़ा जा रहा था। शाम के लगभग 6:30 बजे थे। स्विस होटल की 8वीं मंजिल पर बने ओपन टेरेस रेस्टोरेंट में एक कोने की मेज पर सुनील सुधा के साथ बैठा हुआ था। वेटर कॉफी ले आया। सुनील ने लकी स्ट्राइक का एक सिगरेट सुलगा लिया। उसने सिगरेट का एक गहरा कश लिया और फिर अपार तृप्ति का प्रदर्शन करते हुए बोला। कर्नल पिंगले से मिली हो तुम? हाँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने भी उस 20 लाख रुपए के बारे में विषय में पूछा। अच्छा। सुनील तनिक पर आश्चर्य का प्रदर्शन करते हुए बोला। हाँ, लेकिन उनका प्रश्न जरा भिन्न था। कैसे? उन्होंने कहा था कि वह 20 लाख रुपया जो अपनी मृत्यु से पहले मेरे पति के अधिकार में था, उस करोड़ों की संपत्ति का एक भाग था जो पिछले दिनों में बहुत रहस्यपूर्ण ढंग से गायब हो गई थी। कहाँ से? ये नहीं बताया उन्होंने। उन्होंने कहा कि जनसाधारण को तो क्या, पुलिस तक उस करोड़ों रुपए की चोरी की जानकारी नहीं थी। वह केस केवल CBI के टॉप ऑफिसरों को जानकारी में था और उसे जनसाधारण की जानकारी से बचाए रखने के लिए बेहद सावधानी बरती जा रही थी। अगर वह बात जनता पर प्रकट हो गई तो तहलका मच जाएगा। और फसाद की जड़ 20 लाख रुपया तो चौधरी साहब अपनी आखिरी करामात के रूम में कहीं छुपा गए थे। बाकी के करोड़ों रुपयों का सुराग पाने के लिए बेहद सहायक सिद्ध हो सकता था। फिर फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं उस 20 लाख रुपए के माल के विषय में क्या जानती थी। तुमने क्या उत्तर दिया? वही जो सच था। मैंने कहा कि न तो मेरे पति मेरे विषय में पति ने पति ने मुझे इस विषय में कुछ बताया था और न ही हम अपने प्रयत्नों से जान पाई थी कि माल कहाँ था। आज सुबह मेरे जाने के बाद तुमने फ्लैट में तलाश किया था? हाँ, और सुनील साहब, आप यूँ समझिए कि मैंने फ्लैट की एक एक चीज़ उधेड़ कर रख दी थी। अगर फ्लैट में कहीं एक सुई भी होती तो मुझे दिखाई दे जाती। इस समय तो मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूँ कि मेरे फ्लैट में न तो माल है और न ही उसके अस्तित्व की और संकेत करने वाली कोई अन्य वस्तु है। श्योर, डेड श्योर।
तुमने ये बात करना साहब को बताई थी? हाँ, क्या बोले वे? उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो सकती थी, मैं पूरी सावधानी से अपनी तलाश जारी रखूं। चौधरी, अगर किसी के लिए माल छोड़ सकता था तो मैं ही थी। अंत में माल या माल पर सुराग मेरे ही सम्मान से निकलेगा। तुम्हारा क्या मतलब? मेरा तो ख्याल है वही है जो तुम्हें बता चुकी हूँ। माल न मेरे फ्लैट में है, न मेरे सामान में। आखिर 20 लाख का रुपये आकार में कोई ऐसी छोटी सी थोड़ी होती है जो कहीं भी छुपाया जा सकती हो। देखो सुधा, पहले तो यही जरूरी नहीं है कि माल नोटों की सूरत में हो। अभी तक किसी बात से भी ऐसा आभास नहीं मिला है कि वह नगद रुपया होगा। संभव है माल सोने की सूरत में हो, या हीरे या जेवरात, या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कीमती चीज हो। दूसरी बात, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि अधिक संभावना इस बात की है कि माल किसी बैंक के लॉकर में या ऐसे ही किसी सुरक्षित जगह पर है। तुम्हें किसी बैंक के लॉकर में चाबी या किसी क्लॉक रूम की रसीद की तलाश करनी चाहिए। तुम्हारे फ्लैट में रखी किताबों में या किन्हीं पुरानी पत्रिकाओं और अखबारों में अगर कोई अखबार में कहीं कोई रसीद छुपी हुई हो, तो क्या संभव नहीं है कि वह तुम्हारी नज़र में ना आई हो? संभव है, सुधा ने स्वीकार किया। तुमने फ्लैट की तुमने फ्लैट की तलाशी ली होगी। 20 लाख के माल के एक निश्चित आकार को दिमाग में रखकर उस सूरत में तुम अनजाने में कहीं प्रत्यक्ष को महत्वहीन लगने वाली जगह देखनी भूल गई होगी, लेकिन दावा वही करोगी कि तुमने फ्लैट का चप्पा चप्पा छान मारा था। तो क्या दोबारा जब फ्लैट में? सुधा विचारपूर्ण स्वर से बोली, नहीं, तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। तो फिर तुम फ्लैट की चाबी मुझे दे दो, मैं दे आऊँगा। सुधा हिचकिचाई। तुम्हें संदेह है मुझ पर? सुनील हैरानी का प्रदर्शन करते हुए बोला। सुनील वो हिचकिचाहट भरे स्वर में बोली, सुनील, मैं देखो, बुरा मत मानना, मैं तुम्हारे नाम के अतिरिक्त तुम्हारे विषय में और जानती क्या हूँ। तुम सोचते हो कि अगर तुमने चाबी दे दी और माल तुम्हारे फ्लैट में होगा तो मैं उसे ले भागूंगा? सुनील शिकायत भरे स्वर में बोला। सुधा चुप रहे। देवी जी, अगर यही मेरी ऐसी ही नियत होती तो मैं आकर तुम्हें चौधरी का संदेश न देता कि वो तुम्हारे लिए 20 लाख रुपए छोड़ कर गया था। मैं माल को चुपचाप अकेला ही तलाश करता, अकेले ही हजम कर जाता। और जब सबकी कर्नल पे निकले उस माल को किसी बड़ी चोरी का एक भाग बता रहे हैं, तो अगर माल मिल भी गया तो तुम्हें तो उसमें से एक ढेला भी नहीं मिल सकता। लेकिन माल मुझे मिल गया तो मैं कर्नल को बताऊंगी क्यों? सुनील हैरानी से उसका मुंह देखता रहा। सुधा कहीं क्षण विचारपूर्ण मुद्रा में कॉफी के प्याले में से उठती हुई भाप घूरती और फिर बोली, मुझे एक सिगरेट दो। क्या? सुनील हैरानी से बोला, तुम सिगरेट पीती हो? क्या तुम खाते हो सिगरेट को? सुनील ने सिगरेट का एक पैकेट उसकी ओर बढ़ा दिया। सुधा ने एक सिगरेट निकालकर होंठों पर लगा ली। सुनील ने उसकी सिगरेट सुलगा दी। सुधा ने सिगरेट को अपनी लंबी और पतली उंगलियों से नचाते हुए सिगरेट को कई छोटे छोटे कश में डाले। सिगरेट अभी एक चौथाई समाप्त नहीं हुई थी कि उसने एक एस्ट्रे में डाल दिया। फिर उसने अपने पर्स में से चाबियों का एक गुच्छा निकाला और उसमें से एक चाबी निकालकर सुनील की ओर बढ़ा दी। लो, वह बोली।
तुमने मेरे माल को लेकर भाग जाने की संभावना पर विचार कर लिया है ना? हाँ, बस निश्चयपूर्ण स्वर में बोली। सुनील ने चाबी ले ली। मैं अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती हूँ, वह धीरे से बोली। सुनील, मैं औरत हूँ ना, बिना सोचे समझे मुंह फाड़ देने की आदत है मुझ में भी है। और उसने सुनील का हाथ अपने हाथों में थामा और धीरे से दबा सुनील के शरीर में झुरझुरी से दौड़ गई। सुनील ने धीरे से अपना हाथ खींचा और विषय बदलते हुए बोला, तुमने कर्नल पिंगलो को मेरे विषय में बताया था? हाँ। उन्होंने कुछ कहा? कुछ? वो कह रहे थे कि तुम्हारे बारे में तफ्तीश करवाएंगे। कैसी तफ्तीश? ये कि तुम कौन हो और तिवारी वगैरह के विषय में सुबह की सारी घटना उन्हें बता दी थी मैंने। वे कर रहे वे कह रहे थे कि तिवारी गंजा जीवन और ये तीसरा आदमी मोहन लाल उनकी जानकारी में थे और वे मेरी सुरक्षा को प्रबंध भी करवा देंगे। फिलहाल मैं तुम्हारी सलाह मान और होटल में ही रहूं तो अच्छा था। अच्छा, एक बात और, कर्नल पिंगले तुम्हें कहाँ मिले थे? मुझे तो पता नहीं लग पाया। जो गाड़ी मुझे लेने आई थी वह न जाने किन रास्तों से गुजरती हुई एक इमारत के सामने जा खड़ी हुई थी। उस इमारत के पीछे कमरे में कर्नल साहब मुझे मिले थे। मतलब ये कि तुम उस इमारत पर दोबारा नहीं पहुंच सकती? नहीं। अगर तुम्हें माल मिल जाता है तो तुम कर्नल साहब को सूचना कैसे भिजवाओगी? उन्होंने मुझे एक टेलीफोन नंबर बताया है। उसके कथानुसार उस नंबर पर दिया कोई भी संदेश फौरन उन तक पहुंच जाएगा। क्या नंबर है? सुधा चुप रहे। कोई हर्ज है नंबर बताने में? कर्नल साहब ने कहा था कि वह गुप्त नंबर है जो टेलीफोन डायरेक्टरी में भी अनुसूचित नहीं है और मुझे वह नंबर किसी को भी नहीं बताना चाहिए। मुझे भी नहीं। सुनील उसके नेत्र में झांकता हुआ बोला। सुनील, सुधा भावुक स्वर में बोले, तुमसे तुमसे मिले मुझे अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इतने थोड़े समय में तुम मैं संपर्क तुम्हारे व्यक्तित्व का बेहद गहरा प्रभाव अनुभव कर रही हूँ। तुम्हारे सामने हर मामले में मेरा प्रोटेस्ट कमजोर पड़ जाता है। मैं समझ गया। सुनील उसकी बात काट कर बोला। सुधा, मात्र मेरे व्यक्तित्व से प्रभावित होकर तुम्हें ऐसा कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है जिससे तुम जिसमें तुम कोई नैतिक या भौतिक बंधन का अनुभव करती हो। अगर कर्नल साहब ने तुम्हें यह नंबर गुप्त रखने के लिए कहा है तो उसे गुप्त ही रखो। मैं बताती हूँ ना, मुझे वह नंबर जानने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कोई सहायता तो मांगनी नहीं है कर्नल साहब से। मैंने यूं ही पूछ लिया था। यू डिड नॉट माइंड इट सुनील? डेफिनेटली नॉट, सुनील बोला। उसने सुधा की एक विचित्र आदत मार की थी। वह वार्तालाप के बीच में कहीं भी खामखा एक आध वाक्य अंग्रेजी में जड़ देती थी। शायद वो जताना चाहते थे कि वो पढ़ी लिखी है। तुम सावधानी से रहना। सुनील उठने का उपक्रम करता हुआ बोला। मैं चलता हूँ। कहाँ? मेरे एक मित्र ने आज रात को प्रोग्राम के लिए मुझे यूथ क्लब में आमंत्रित किया हुआ है। आज कोई विशेष बात है? हाँ, वह कहता है कि आज बड़ा तगड़ा प्रोग्राम है। क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? सुधा आशापूर्ण स्वर में बोला। सुनील क्षण भर हिचकिचाया और फिर बोला, चलो। मैं जरा एक बार अपने कमरे में हुआ। वह उत्साहित होकर बोली, क्यों? कपड़े बदलाऊं? जो कपड़े पहने हुए हैं उनमें क्या खराबी है? अच्छी खासी हर जगह से ढकी हुई, तो बस यही तो खराबी है। क्या? कि मैं अच्छी खासी हर जगह से ढकी हुई हूँ। तो क्या? यस यस मिस्टर सुनील, दिस वर्ड इज मूविंग वेरी फास्ट इन फैशन as far as women are concerned. All right, सुनील बोला। मैं यहीं बैठा हूँ, तुम चेंज कराओ। सुधा उठ खड़ी हुई। तुम्हारा कमरा कौन सा है? 422। दो ज़्यादा है। हाँ, वो होंठ दबाकर 422।
दो ज़्यादा है। हाँ, होठ दबाकर हंसते हुई बोली। फिर उसने शरीर के एक एक कटाव को गहरे बल देते हुए लिफ्ट की ओर बढ़ गई। सुनील उसे जाता देखता रहा। तब एक ही विचार उसके मस्तिष्क में घूम रहा था, इस औरत को देखकर क्या कोई कह सकता है इसके पति को मरे हुए भी 24 घंटे भी नहीं हुए थे। सुनील ने नया सिगरेट सुलगा लिया। लगभग आधा घंटा भी गुजर गया लेकिन सुधा लौट कर नहीं आई। लेडीज एंड देयर मेकअप बड़बड़ाया। ओ हेल, आखिर औरतें ये क्यों नहीं समझती हैं कि जिस मेकअप को करने में वो 2-2 घंटे लगाती हैं, बेडरूम में उसी मेकअप को बिगाड़ने में आदमी 2 मिनट लगाता है। बोर होकर वह सुनील उठ खड़ा हुआ। लिफ्ट द्वारा वो चौथी मंजिल पर पहुंचा। 422 नंबर कमरा लिफ्ट के सामने वाली लाइन में 3-4 कमरे परे था। उसने 422 के सामने पहुंचकर दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी और बोला, सुधा। उसकी आवाज़ देने की उसकी आवाज़ देने की एक ही क्षण बाद भीतर कमरे में बत्ती बुझ गई और द्वार के नीचे पीली प्रकाश की पीली सी बाहर रोशनी को फूटती हुई लकीर गायब हो गई। सुनील संदिग्ध हो उठा। उसका दिल गवाही दे रहा था कि भीतर कोई गड़बड़ थी। दोबारा आवाज न देने के स्थान पर उसने द्वार के ही की होल पर आंख लगा दी। खिड़की में से बाहर हल्का सा प्रकाश कमरे में आ रहा था। उस प्रकाश में उसे 2 साए दिखाई दिए। एक साया पुरुष का था। उसने एक स्त्री को दबोच रखा था जो शायद सुधा थी। पुरुष ने बड़ी फुर्ती से सुधा के मुंह पर एक रुमाल ठूंसा। उसके ऊपर से एक पट्टी बांध दी। फिर उसे बाथरूम की ओर घसीटने लगा। सुनील पीछे हटा और पूरी शक्ति से अपना कंधा द्वार से टकरा दिया। द्वार चरचरा गया। सुनील ने फिर दुगने जोर से एक और धक्का दिया। तीसरे धक्के पर द्वार चौखट से अलग हो गया। सुनील झपट कर भीतर घुसा। आदमी भीतर नहीं था। सुनील जल्दी खिड़की के पास पहुंचा। उसने बाहर झांका। वह आदमी उसे बगल के कमरे की खिड़की की प्रोजेक्शन पर दिखाई दिया। सुनील ने देखते ही देखते हुए अगली खिड़की की प्रोजेक्शन पर कूद गया। उसके हाथ में एक छोटा सा हैंडबैग था। सुनील सांस रोक के उसे देखता रहा। छलांग में जरा सा चूक हो जाने और वह 4 मंजिली से नीचे पक्के सड़क पर जा गिरता और उसका कच्चू मुंह निकल जाता। 2 और प्रोजेक्शन फांदने के बाद वह खुली खिड़की के भीतर घुस गया। सुनील ने गिना, वह सुधा के कमरे से 5वां कमरा था। सुनील खिड़की से हट गया। उसने स्विच ढूंढकर कमरे की बत्ती जलाई और बाथरूम का द्वार खोला। सुधा के हाथ पीठ पर बंधे हुए थे और बाथरूम के फर्श पर पड़ी थी। सुनील ने जल्दी उसके मुंह पर कपड़ा हटाया और फिर हाथ के बंधन खोल दिए। सुधा के चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी। वह सुनील के शरीर का सहारा लिए लंबी सांसें भरती रही। सुनील उसे सहारा दिए बाहर कमरे में ले आया और उसे बिस्तर पर बिठा दिया। क्या हुआ था? सुनील ने पूछा। सुधा एकदम रो पड़ी और सुनील के साथ लिपट गई। क्या हुआ था? सुनील ने उसकी पीठ थपथपाते हुए अपना प्रश्न दोहराया। वह सुधा सुबकती बोली, वह पहले से मेरे कमरे में था। वह था कौन? वह आदमी जो सुबह सुबह मेरे फ्लैट पर भी आया था। तिवारी? हाँ। फिर भीतर घुसते ही उसने मुझे दबोच लिया